हेलो, वेलकम टू मेट डीजी क्लासेस। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 1 करने वाले हैं, लेखन कला और शहरी जीवन। टोटल 7 चैप्टर करने वाले हैं, जैसा कि सिलेबस में दिया हुआ है। सिलेबस का मैंने पहले ही अपडेट दे दिया है कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या नहीं। उसका अगर आपको देखना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप जेक बोर्ड में जाके आप सिलेबस वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो हमारा होने वाला है, जितने भी 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं वो सारे हैं लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो भी है वो सारे मेंशन किया हूँ मैंने। इससे पहले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो सारे करवा दिया हूँ, सारे चैप्टर का करवा दिया हूँ। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप पढ़ लें, क्योंकि आपका खंड का और आपका जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो 2 सेक्शन में पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में आपका रहेगा जिसमें आपका टोटल ऑब्जेक्टिव रहेगा, और बी में जो रहेंगे उसमें 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन के जो मार्क्स रहेंगे ये रहेंगे आपके 1 नंबर के रहेंगे। 1 नंबर के रहेंगे, टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 10 नंबर का आपका यहाँ से बन जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे 3 नंबर वाले क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन पूछेंगे। टोटल 3 नंबर वाले 5 क्वेश्चन पूछेंगे, जहाँ से आपको 15 नंबर के मिलेंगे। उसके बाद आपके जो आते हैं वो होते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन। 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके रहेंगे 3 टोटल, वो रहेंगे 15 नंबर के। तो चलिए आज की पहला जो क्वेश्चन है वो हम पढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, वो पूछ रहा है कि मारी के राजा किस समुदाय से थे। तो मारी के जो राजा थे वो एमोराइट समुदाय से थे। कहाँ से थे? एमोराइट समुदाय से। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा में पूछ रहा है विवाह प्रथा तथा उत्तराधिकार में कानूनी दस्तावेजों की निर्माण किसके देन है। वो जो देन है वो है मोसोपोटामिया की सभ्यता। किसकी है? मोसोपोटामिया की सभ्यता है। देखो ये जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन है वो आपको मैंने जो ऑब्जेक्टिव करवाए हैं उसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जब अगर उसको आप ठीक से करेंगे तो ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। मेसोपोटामिया सभ्यता में मिट्टी की पट्टिकाओं में लिखने के लिए किसी वस्तु का इस्तेमाल होता था। तो किस वस्तु का इस्तेमाल होता था वो हमें बताना है। मिट्टी की जो पट्टियाँ थी, ठीक है, उसमें लिखने के लिए किस वस्तु का इस्तेमाल होता था वो हमें बताना है। तो किस वस्तु का होता था? सरकंडे के नोक का। किसका होता था? सरकंडे के नोक का। मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रारंभिक कृषि की मुख्य फसलें कौन सी थी। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैंने भी जितने भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन करवाए थे उसमें भी आप देखे थे। क्या था? गेहूँ था, जौ था, मटर था तथा मसूर था, है ना। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है समय तथा दिनों का विभाजन किसकी देन है। समय तथा दिनों का विभाजन है मेसोपोटामिया की सभ्यता का। किसका है? मेसोपोटामिया की सभ्यता का। उससे पहले समय और दिन का पता नहीं था उनका। उसका विभाजन कब दिया गया है? मेसोपोटामिया की सभ्यता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 में उत्तरी मेसोपोटामिया के मैदानों में कृषि का प्रारंभ कब हुआ था। तो वो हुआ था 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व के बीच में हुआ था। नंबर 7, शहरों के महत्व को किस महाकाव्य में बताया गया है। तो वो बताया गया है गिलगैमिश द्वारा। किसके द्वारा? गिलगैमिश। क्वेश्चन नंबर 8, मेसोपोटामिया में गणितीय मूल पाठकों की रचना कब हुई थी। वो हुई थी लगभग 1800 ईस्वी पूर्व। कब हुई थी? 1800 ईस्वी पूर्व। 9, हम्मुराबी कौन था। हम्मुराबी था वो बेबीलोन का राजा था। क्या कौन था? बेबीलोन का राजा। अगर आपसे पूछ दे कि हम्मुराबी कौन था तो आपको लिख देना है कि बेबीलोन का राजा था। 1 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन है उसमें से ये आखिरी क्वेश्चन है, नंबर 10। सुमेर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ईंटों का बना शहर। क्या होता है? ईंटों का बना शहर को क्या बोलते हैं? सुमेर शब्द का शाब्दिक अर्थ, है ना। अगर कहीं लिखा हुआ है सुमेर तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? ईंटों का बना शहर।
कमेंट करके मुझे अपना अपना नामों का मीनिंग बताएंगे कि आपके नाम का मीनिंग क्या होता है। यदि आपको पता नहीं है तो आपको जानना ज़रूरी है कि आपके नाम का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि जितने भी नामे होते हैं जितने लोगों के, वो सारे नाम के मीनिंग होते हैं। तो चलिए आज का लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं, जो आपका पूछे जाएंगे 3 नंबर में। 3 नंबर मार्क्स के होंगे और इसमें लगभग में आपको 50 से 100 वर्ड के में लिखना रहता है। मिनिमम 50 वर्ड आपको कम से कम लिखना पड़ेगा। तो चलिए आज का पहला जो क्वेश्चन है 3 नंबर में, वो है हमारा मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 प्रमुख विशेषताएं बताना है। 2 प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होगी वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसके लिखने के बाद हम ए या फिर 1 करके लिखेंगे, मेसोपोटामिया सभ्यता की अपनी समृद्धि शहरी जीवन, विशाल तथा समृद्ध साहित्य, गणित तथा खगोल शास्त्र के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? समृद्धि शहरी जीवन, विशाल तथा समृद्ध साहित्य, गणित तथा खगोल शास्त्र के लिए ही जानी जाती है। तो इसमें से अगर आपका 1-2 वर्ड छूट भी जाता है चलेगा, लेकिन ये आपको लिखना जरूरी है। कम से कम गणित तथा खगोल शास्त्र, शहरी जीवन, ये आप मेंशन कर देना, ताकि आपका क्या हो जाएगा, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नंबर बी में लिखेंगे, मेसोपोटामिया की प्रथम जात भाषा सुमेरी थी। सुमेरी का मतलब आपको पता है, अभी जस्ट हमने ऊपर इसका डिस्कस किया है। इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग के सुमेर तथा अकद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुमेर तथा अकद। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है हमसे? देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है कि मेसोपोटामिया में लेखन कला का महत्व लिखें। किसका महत्व लिखना है? लेखन कला का महत्व लिखना है। तो पहला जो है हमसे पूछा जा रहा है वो क्या बोल रहा है? मेसोपोटामिया का लेखन कला का महत्व। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले ए डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे लेखन कला के विकास के परिणाम स्वरूप दस्तावेजों को सुरक्षित रखना संभव हुआ। क्या हुआ है? लेखन कला के विकास के परिणाम स्वरूप दस्तावेज जो थे उन्हें सुरक्षित रखना संभव हुआ। बी में क्या लिखेंगे? लेखन कला से हिसाब रखना सरल और सुविधाजनक हो गई। लेखन कला से क्या हो गया? हिसाब को रखना सरल हो गया, सुविधा हो गया। जैसे कि अभी आप अगर कोई चीज़ का हिसाब किताब करते हैं तो उसे किस हिसाब से आप क्या करते हैं? डायरी में नोट कर लेते हैं। नोट करने से क्या होता है, आपको दिमाग में रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर अचानक आपसे पूछ दिया कि कौन से तारीख में कितने पैसे किसने लिए हैं, तो आप आराम से डायरी खोल के आप बता सकते हैं कि किसने कितने लिए थे। तो वही हुआ था, लेखन कला जब स्टार्ट हुआ था तभी क्या हुआ था, उन्हें लिखने की जो सुविधा मिली उससे क्या किया, उन्होंने हिसाब किताब लिख लिया कि किसने क्या क्या और क्या लिया क्या नहीं लिया। तो इससे क्या हो गया, चीज़ें आसान हो गई। उससे जब लेखन कला नहीं थी तब चीज़ों को याद रखना काफ़ी मुश्किल होता था। नंबर सी में हम क्या लिखेंगे? चंद्र ग्रहण का हिसाब रखा जा सकता था। अब चंद्र ग्रहण कब हुआ उसका भी हिसाब रखना आसान हो गया। नंबर डी, लेखन कला के परिणाम स्वरूप साक्षरता आरंभ हुई, इसलिए वहाँ गणित और खगोल शास्त्र का अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा पहले विकास हुई। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर अपना कंप्लीट हुआ। अब लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो उसका भौगोलिक स्थिति कैसे हम वर्णन करेंगे? पहला लिखेंगे, इराक भौगोलिक विविध का देश है। इराक क्या है? भौगोलिक विविध का देश है। नंबर 2, इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे मैदान हैं जिनमें छायादार पेड़ व पर्वत श्रृंखलाएं हैं। नंबर 3, यहाँ पर्याप्त वर्षा होने से अच्छी फसल होती है। क्या होती है? फसल अच्छी होती है। नंबर 4 में क्या लिखेंगे? भेड़ बकरियाँ यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास के अपने पेट भर लेती है। जितने भी छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है उन्हें बकरियाँ क्या करती है? भेड़ बकरियाँ खा लेती है। नंबर 5 में क्या लिखेंगे? पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। और नंबर 6 में क्या लिखेंगे? दजला व फरात नदियों में इस मैदान को सुंदर, रमणीय, हरा भरा तथा उपजाऊ बनाया है।
तो टोटल हमने यहाँ पर क्या किए, 6 टॉपिक लिखे हैं, उसमें से आप 5 भी लिख सकते हैं। 5 भी लिखेंगे तो भी आपको नंबर 3 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है, मेसोपोटामिया की कृषि व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो आपको पता है मेसोपोटामिया कब आरंभ हुआ था, 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व के बीच ही आरंभ हो गई थी। नंबर अब सबसे पहले हम वही लिख देंगे क्योंकि हमें ऊपर पढ़े थे तो याद था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेसोपोटामिया की कृषि व्यवस्था का जब बात आएगी तो 7000 से 6000 ईस्वी के बीच आरंभ हुआ था, ये लिख देंगे। तो अपना पहला टॉपिक ये बन जाएगा। दूसरा में क्या लिखेंगे, यहाँ की मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, मटर, मसूर है, जो आप ऊपर अभी जस्ट पढ़े हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। गर्मियों में खजूर के पेड़ अत्यधिक फल देते हैं। आप इसलिए चाहें तो 3 नंबर करके लिख सकते हैं या फिर इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आपको क्या करना है, पेजेस बढ़ाना है तो। नंबर 3 में क्या करेंगे, समकालीन सभ्यताओं में सबसे अच्छी खेती यहीं पर होती है। नंबर 4, ऊंचाई वाले इलाकों में भारी मात्रा में मांस, दूध, ऊन आदि व्यवस्था मिल जाती है। नंबर 5, स्टेपी घास के मैदानों में पशुपालन भी आजीविका का अच्छा साधन है। तो आप चाहें तो इतने ही में स्टॉप कर सकते हैं या फिर अगर आपको कुछ याद है तो आगे भी आप लिख सकते हैं। तो इनमें से जो आपको इजी लग रहा है वो 5 कम से कम लिख देना है, मिनिमम 5 टॉपिक करना है। दजला व फरात कई धाराओं में बंटकर नहरों के रूप में खेतों की सिंचाई करती है। और नंबर 7, अच्छी खेती की शहर जीवन का आधार है। ठीक है, तो ये तो आपको याद रहेगा। तो ये चीज़ें आप लिख देना। इसमें से जो भी 7 में से आपको लग रहा है कि 5 चीज़ें मेरे दिमाग में 7 के साथ पढ़ के जाना, उम्मीद है कि 5 चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। देखो क्वेश्चन इतना भी हार्ड नहीं है और आंसर भी काफ़ी इजी है। मारीनगर के राजमहल की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो 2 विशेषता का वर्णन हमें करना है मारीनगर की। नंबर 1, मारीनगर का विशाल राजमहल वहाँ के शहरी परिवर्तन का निवास स्थान था। ठीक है, नंबर 1 हो गया। दूसरा क्या हो गया, यह राजमहल प्रशासन तथा कीमती धातुओं के निर्माण का मुख्य केंद्र था। तो आप 2 लिख सकते हैं और मैंने यहाँ पर 3 इसलिए डाला है ताकि क्या है, अगर दिमाग में कुछ भी रहे तो आपको याद रहेगा, तो एग्जाम में इजीली लिख सकते हैं। राजा के भोजन के मेज पर हर रोज भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ, आटा, रोटी, मांस, मछली, फल, मदिरा आदि रखे जाते थे। मदिरा क्या होता था, शराब होता था एक टाइप से। शराब को क्या कहा जाता था उस टाइम, मदिरा। तो हमारा 5 क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के। तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं हमसे, देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन होने वाले हैं आपके 5 नंबर के एक क्वेश्चन। क्या होने वाले हैं, 5 नंबर के एक क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन के आपके 5 नंबर मिलेंगे, टोटल 3 क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इनमें मिनिमम आपको 150 से 200 कम से कम 150 से 200 आपको वर्ड लिखने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्या पूछ रहा है। देखो मैंने कुछ ज़्यादा ही मेंशन यहाँ किया है ताकि क्या है, आपको थोड़ी सी बातें चीज़ें याद रहे। अगर आप बुक नहीं पढ़ रहे हैं और इसको अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो भी आपको क्या होंगे, याद करने की चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चीज़ें अपने आप आपके दिमाग में रहेंगे और एग्ज़ाम में इजीली आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, किन पुरानी कहानियों में हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता की झलक मिलती है। तो हमें बताना है कि कौन से पुरानी कहानी है जिसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता की झलक मिलती है। वो कहानी है अपना बाइबिल की प्रथम भाग। क्या है, बाइबिल की प्रथम भाग। प्रथम भाग में क्या है, ओल्ड टेस्टामेंट में मेसोपोटामिया का उल्लेख है। अनेक संदर्भों में किया गया है। ओल्ड टेस्टामेंट के बुक ऑफ जेनेसिस ने हमें शिमार का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है, शिमार का। विद्वान इतिहासकारों के विचार अनुसार इसका अभिप्राय सुमेर अर्थात ईंटों से बने, सुमेर का हम लोग का अर्थ बताए थे, ईंटों से बना हुआ शहर है ना। इस प्रकार के ओल्ड टेस्टामेंट में कई संदर्भों में मेसोपोटामिया का उल्लेखन होने का कारण यह यूरोपीय वासियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बन गया। वे इसे अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। अतः अब इस क्षेत्र के पुरातात्विक काल खोज प्रारंभ हुई।
तो ओल्ड टेस्टामेंट के एक एक शब्द को सत्य सिद्धांत करने का प्रयास किया गया। बाइबिल में वर्णित जलवापन की कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलता है। बाइबिल में इस कहानी के मुख्य पात्र को नोवा कहा गया है। क्या कहा गया है? नोवा कहा गया है, किंतु मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में इसे जीवसूत्र अथवा उत्नापिष्टिम कहा गया है। क्या कहा गया है? उत्नापिष्टिम। तो अगर आपको ये याद ना रहे तो कम से कम नोआ कहा गया है ये याद रखना, क्योंकि नोआ का एक मूवी भी बनाया है जिसमें क्या किया गया था, एक काफ़ी बारिश होने वाली थी और जिसमें समुद्र क्या होने वाला था, बारिश के कारण पानी भरने वाला था, पूरे गांव में शहर में पानी भरने वाला था और सभी जीव जंतु सभी डूबने वाले थे। तो उसमें क्या हुआ था, एक नाव बनाया गया और उसमें जितने भी जीव जंतु थे उसको डाल दिया गया उस नाव में और उसके कारण क्या हो गया, काफ़ी जानें बचाई गई थी। तो यहाँ पर उसी चीज़ की बातें हो रही है जिसमें लिखा है कि बाइबिल के अनुसार यह जललावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाली थी था, किंतु ईश्वर के जललावन के बाद भी पृथ्वी पर जीवन का सुरक्षित रखने वाले उद्देश्य ने नोआ नामक एक मनुष्य को चुना। किसको चुना? नोआ नामक एक मनुष्य को। नोआ ने एक अत्यधिक विशाल नाव का निर्माण किया और उसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख लिया। जब जललावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, किंतु नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। इस प्रकार की धरती पर नए जीवन का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार यूरोप की यात्री और विद्वान के मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। उल्लेखनीय है कि 1873 ईस्वी में जब ब्रिटिश म्यूजियम में मेसोपोटामिया ने उस पट्टिका की खोज प्रारंभ की जिस पर बाइबिल में उल्लिखित जललावन की कहानी अंकित की गई थी, तो उसे खोज अभियान का संपूर्ण खर्च ब्रिटिश के एक समाचार पत्र द्वारा उठाया गया। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2? एज़टेक और मेसोपोटामियाई लोगों की सभ्यता की तुलना करें। किसका करना है? एज़टेक और मेसोपोटामिया। आप चाहें तो इस टाइप से लिख सकते हैं, एक तरफ एज़टेक कर देना और दूसरी तरफ क्या कर देना है? मेसोपोटामिया करके एक तरफ एक नंबर इधर डालना है, एक नंबर इधर डालना है। इस टाइप से आप अलग अलग डिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने लिखा है उस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। इसमें क्या लिख रहा हूँ मैं? एज़टेक और मेसोपोटामिया के लोगों की सभ्यताओं की तुलना निम्न प्रकार की जा सकती है। नंबर 1, एज़टेक सभ्यता मध्य अमेरिकी सभ्यता थी, क्योंकि इसका विकास मध्य अमेरिका में हुआ, जबकि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? वर्तमान में इराक गणराज्य के भूभाग पर हुआ था। तो सबसे पहले हमने क्या किया इसमें कि विकास कहाँ हुआ था एज़टेक का और मेसोपोटामिया का, उसका लिखें। एज़टेक का कहाँ हुआ था? मध्य अमेरिका की सभ्यता में, और मेसोपोटामिया का कहाँ हुआ था? इराक गणराज्य के भूभाग पर। तो पहला क्या हुआ, हमने यहाँ पर इस हिसाब से डिस्क्राइब कर दिया। नंबर 2, सेकेंड हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे? सेकेंड डिस्क्राइब हमारा, एज़टेक सभ्यता में चित्रात्मक लिपि का प्रचलन था, अतः उनकी इतिहास भी चित्रात्मक ढंग से ही लिखा जाता था। दूसरी तरफ मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि को क्यूनिफॉर्म अर्थात कीलाकार लिपि के नाम से जाना जाता था। लातिनी शब्द में क्यूनियस और फॉर्मो को मिलाकर क्यूनिफॉर्म शब्द बनाया है। क्या बनाया है? क्यूनिफॉर्म। कौन कौन से शब्द मिलाकर? क्यूनियस और फॉर्मा शब्द को मिलाकर क्या बनाया गया है? क्यूनिफॉर्मा शब्द। क्यूनियस का अर्थ होता है खूंटी और फॉर्म का अर्थ होता है आकार। इस प्रकार से इस आशुलिपि का विकास चित्रों से हुआ। इस सभ्यता में लिपिक के
कार्य को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। एक सुसंगठित लेखन कला की वजह से मेसोपोटामिया में उच्च कोटि की साहित्य का विकास संभव हुआ। देखो, इसमें आपको इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसको लंबा किया है। अगर आप चाहें तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ तक इसको लिख सकते हैं। मेसोपोटामिया का यहाँ तक आप लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इतने दूर तक आप लिख सकते हैं। ये लिख देंगे तो आपका हो जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्यूनिफॉर्म जब हम यूज़ करते हैं, ये फॉर्म यूज़ करते हैं क्यूनिफॉर्म, तो वो कैसे बना हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लिखेंगे। नंबर 3 पे एज़टेक सभ्यता का विकास 12वीं और 15वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। एज़टेक का कब हुआ था? 12वीं से 15वीं शताब्दी आता। यह सभ्यता ऐतिहासिक युग में विकास होने वाली सभ्यता थी। क्या वो थी? इतिहास में विकास होने वाली सभ्यता थी। जबकि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कांस्य काल में हुआ, अतः यह कांस्यकालीन सभ्यता थी। क्या थी? कांस्यकालीन सभ्यता थी। देखो, एज़टेक जो थी सभ्यता के अंतर्गत श्रेणीबद्ध समाज की संरचना थी। अभिजात वर्ग की समाज में अहम भूमिका थी। अभिजात वर्ग में पुरोहित, उच्च कुलों में उत्पन्न लोग और वे लोग भी सम्मिलित हैं जिन्हें बाद में प्रतिष्ठा प्रदान की। अभिजात संख्या की दृष्टि से बहुत कम थे जो सरकार, सेना तथा धार्मिक में ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन थे। ये अपने वर्ग में से किसी एक को नेता के रूप में चुनते थे। क्या करते थे? नेता के रूप में किसी एक को चुनते थे। चुने हुए व्यक्ति जीवन शासक के पद पर बना रहता था। समाज में पुरोहितों, योद्धाओं और अभिजात वर्ग के लोगों को अत्यधिक सम्मान की नज़र से देखा जाता था। हालांकि मेसोपोटामिया में समाज भी श्रेणीबद्ध समाज था। इनमें भी उच्च एवं संभ्रांत वर्ग के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पूंजी के अधिकांश भाग पर इसी वर्ग का कब्जा था। नंबर 4 में हम क्या लिखेंगे? दोनों सभ्यताओं में शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाता था। क्या दिया जाता था? शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमसे कहा जा रहा है कि उर नगर की सभ्यता पर संक्षेप में प्रकाश डालें। तो आपको उर नगर की सभ्यता जो है वो आपको 1 नंबर में भी ऑब्जेक्टिव में नज़र आएगी। तो चलिए हम उर नगर की सभ्यता में क्या करेंगे? प्रकाश डालते हैं कि क्या उसमें आखिर क्या क्या चीज़ें हुई थी और कैसे हुई थी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। उर मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था। मेसोपोटामिया का उर क्या था? मेसोपोटामिया का एक नगर था। तो कैसा नगर था? साधारण घरों की खुदाई सन 1930 ईस्वी के दशक में सुव्यवस्थित रूप से की गई थी। उर उन नगरों में से एक था जहां सर्वप्रथम खुदाई नगर में हुई। यह टेढ़ी मेढ़ी व संकरीय गलियों पाई गई, जिससे यह पता चलता है कि पहिए वाली गाड़ियां वहां के अनेक घरों तक नहीं पहुंच सकती थी। अनाज के बोरे एवं ईंधन के गट्ठे संभवतः गधे पर लादकर घर तक लाए जाते थे। पतली व घुमावदार गलियां तथा घरों में भूखंडों का एक समान आकार न होने यह निष्कर्ष से निकलता है कि नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। वहाँ गलियों के किनारे जल निकासी के लिए उस तरह की नालियाँ पद्धति की अभाव था जैसे कि उसके समकालीन नगर मोहनजोदड़ो में पाई गई। कहाँ पाई गई? मोहनजोदड़ो में। जल निकासी की नलियाँ और मिट्टी की नलिकाएँ उर नगर के घरों के भीतरी आंगन में पाई गई, जिससे यह चित्र उस नगर के एक रिहायशी इलाके लगभग 2000 ईस्वी पूर्व समझा जाता है कि घरों की छतों का ढलान भीतर की ओर होता था।
वर्षा का पानी निकास नलियों के माध्यम से बने हुए हौज़ों में लाया जाता था। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि लोग अपने घर का सारा कूड़ा कचरा गलियों में डाल देते थे, जहां वह अपने आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे आता रहता था। इस प्रकार बाहर कूड़ा डालते रहने से गलियों की सतवीं ऊंचाई उठ जाती थी, जिसके कारण कुछ समय बाद घरों की दहलीजों की भी ऊंचा उठाना पड़ता था। जिससे वर्षा के पश्चात कीचड़ बहकर घरों के भीतर ना आ सके। कचरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि उन दरवाज़ों से होकर आती थी जो आंगन में खुला करते थे। इससे घरों में रहने वाले परिवारों में गोपनीयता भी बनी रहती थी। घरों के बारे में विभिन्न अंधविश्वास प्रचलित थे, जिनके विषय में में पाए गई शकुन अपशकुन संबंधी बातें पट्टिकाओं पर लिखी मिलती है। जैसे घर की दहलीजें ऊंची उठी हुई तो वह धन दौलत लाती थी। सामने का दरवाज़ा अगर किसी दूसरे के घर की ओर ना खुले तो वह भाग्य प्रदान करता था, लेकिन अगर घर की लकड़ी का मुख्य दरवाज़ा भीतर की ओर ना खुलकर बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बनेगी। बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बनेगी। उर में नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान भी था, जिसमें शासकों तथा जन साधारण की समाधियाँ पाई गई, लेकिन कुछ लोग साधारण घरों की फर्शों के नीचे भी दफनाए पाए गए। कहाँ दफनाए पाए गए थे? साधारण घरों के फर्शों के नीचे। तो आज का टोटल क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।